गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटेटिव क्लासेज पर। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को भाग और अनुच्छेद के बारे में विस्तार से बताया था कि किस तरह से 22 भाग में 395 अनुच्छेद समाहित है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में जानेंगे। यहाँ ध्यान देते हैं कि मैंने क्रम से लिखा है, इसी तरह के संविधान में क्रम से आपको मिलेगा देखने को अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैंने लिखा है, लेकिन मैं जान लूं कि 8 तक जो है आपका मूल संविधान में था। मूल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ कहूँ कि मूल संविधान, तो मूल का मतलब कि जिस समय संविधान बना था, जिस समय संविधान लागू हुआ, उस समय की बात कर रहा है कि उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी। तो उस समय अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी, और आज प्रेजेंट में वर्तमान में 9 10 11 और 12 यानी 4 अनुसूची संशोधन करके जोड़ा जा चुका है। 4 बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया है? 8 और 4 12। यही 12 अनुसूची को आज हम विस्तार से देखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट अनुसूची क्या कहता है। फर्स्ट कह रहा है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र कहने का मतलब कि कोई देश है, वो देश में राज्य होता है और केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे मिलकर हमारा भारत बना है। यानी भारत के अंदर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अभी का डाटा जो है चेंज हुआ है, एक राज्य हटा है, 28 राज्य और 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है अभी। तो वही का चर्चा है आपका संविधान का अनुसूची 1 में, संघ एवं राज्य क्षेत्र। एक बात पर और गौर कर लेते हैं कि यहां पर हम लिखेंगे भाग और अनुच्छेद। तो भाग और अनुच्छेद जो 1 है, जैसे भाग 1 और अनुच्छेद 1, वही बात को दर्शाता है जो अनुसूची 1 को दर्शाता है। तो यहां याद करना बहुत आसान हो जाता है कि तीनों भाग 1, अनुसूची 1, अनुच्छेद 1, तीनों यही दर्शाता है कि भारत राज्यों का संघ है या संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो तीनों इस तरह से याद कीजिए कि भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, तीनों का नाम एक ही है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो हमने अनुसूची 1 को देखा। आगे बढ़ते हैं अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? वेतन। वेतन का मतलब क्या हुआ? तो संविधानिक जितने भी पद है, संविधान में जितने भी पद है, पदाधिकारी लोग हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, उस वेतन का चर्चा आपका संविधान का अनुसूची 2 में है। जैसा आप जानते हैं, राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, राज्यसभा के सभापति का वेतन, लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन आदि, और भी पदाधिकारी का वेतन से संबंधित जो है बात, वो संविधान का अनुसूची 2 से संबंधित है। अनुसूची 3 देख लेते हैं। 3 क्या है? तो 3 में देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है शपथ। शपथ का मतलब क्या हुआ? आप सुनते होंगे कि कोई भी पद पर बैठने से पहले व्यक्ति को अपने पद से बैठने पर पहले आपको शपथ लेना पड़ता है। शपथ का मतलब एक तरह से कसम समझ लीजिए, कसम लेना पड़ता है। तो वही शपथ का चर्चा जो है आपका संविधान का अनुसूची 3 में है कि भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, उस पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो पद पर बैठने से पहले उनको संविधान के अनुसूची 3 के तहत उनको शपथ ग्रहण होता है, शपथ लेना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति आप सुनते हैं शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, महान्यायाधीश हैं, जितने भी अन्य पदाधिकारी व्यक्ति हैं जिनको शपथ लेना पड़ता है अनुसूची 3 के तहत। एक बात और इसको याद कर सकते हैं कि अनुसूची 3 में शपथ है, कैसे याद किया जाए? तो एक फिल्म आया था तीसरी कसम, तो याद कीजिएगा कि तीसरी कसम यानी तीसरा जो है वो कसम से है, तो तीसरी अनुसूची जो है कसम से यानी शपथ से है। तो इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, करा है कि अनुसूची 4 राज्यसभा के सीट। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी राज्यसभा के सीट हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में बंटवारा होता है कि कितना राज्य में सीट है राज्यसभा का और कितना केंद्र शासित प्रदेश में है राज्यसभा का सीट, कुल मिला के पूरा देश में। तो जितने भी राज्य में राज्यसभा का सीट का बंटवारा है एवं साथ ही साथ उसका चुनाव का प्रावधान क्या है, किस तरह से चुनाव होता है, उसके बारे में जो डिटेल्स हमको पढ़ना है तो संविधान का अनुसूची 4 को देखना पड़ेगा। अनुसूची 4 में इसका विवरण दिया गया है कि किस तरह से सीट का बंटवारा है राज्यसभा का। आगे बढ़ते हैं, संविधान का अनुसूची 5 में क्या दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ एससी एंड एसटी। एससी और एसटी क्या होता है, तो उसका हिंदी नाम है अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूल, जिसको अनुसूची जाति और जनजाति बोलते हैं। तो भारत के जितने भी अनुसूची जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके प्रशासन के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है, जानकारी दी गई है, प्रावधान किया गया है कि भारत में जो एससी एसटी है उनको प्रशासन कैसे सुविधा देगा, उसके बारे में अनुसूची 5 में डिटेल से चर्चा है। तो हमने देखा 5 कि एससी एसटी, यानी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि अनुसूची जाति और जनजाति का जो है प्रावधान अनुसूची किस तहत के है, तो अनुसूची 5। चलिए आगे देखते हैं कि अनुसूची 6 क्या कहता है। 6 कह रहा है कि कुछ विशेष राज्य, भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें से कुछ विशेष राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी भारतीय 4 राज्य, वो भी नॉर्थ ईस्ट पूर्व का है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इस 4 राज्य को विशेष तौर पर जो एससी एसटी के लोग हैं वहां रहने वाले, उनको प्रशासन सुविधा दिया जाएगा। इसका चर्चा है 6 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा, देख लीजिए कि 5 और 6 एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन 5 में क्या है कि किसी राज्य पर्सनल का व्यवधान नहीं किया गया है, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वही 6 में हमने देखा कि बात एससी एसटी का ही है, 5 में बात एसटी एसटी का ही है, लेकिन अंतर है कि इसमें कुछ विशेष राज्य का चर्चा है और इसमें कोई राज्य का चर्चा नहीं है। तो हम लोग 6 समझ लिए कि 4 राज्य है जो उसको विशेष तौर पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने देखा, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुसूची 6 के तहत नहीं आता है। यानी जिन लोगों को ये 4 राज्य याद होगा वही लोग छांट पाएंगे क्वेश्चन को कि हाँ कौन सा ऐसा राज्य है जो 4 से अलग है। एग्जाम्पल मैं कह दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो 6ठी अनुसूची में नहीं है, दे दूं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 4 है, और 3 वो ऐसा देगा जो रहेगा, एक नहीं रहेगा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो ऐसा डाल दिया है मणिपुर, जो मणिपुर इसमें नहीं है, तो वही यहां से गलत है। तो जिन लोगों को 4 ये राज्य याद होंगे वो क्वेश्चन को आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। अनुसूची 7 क्या कहता है कि केंद्र एवं राज्य, जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र का प्रावधान अलग है, शासन अलग है, तरीका अलग है, और राज्य का अलग है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, यानी कहने का मतलब है कि केंद्र के पास क्या अधिकार है, जो भारतीय राज्य है राज्य के पास क्या अधिकार है, इसके बारे में बंटवारा किया गया है। और साथ ही साथ बंटवारा के साथ 3 पार्ट में बांटा गया है। आप देख रहे हैं, एक केंद्र सूची बनाया गया है, दूसरा है राज्य सूची बनाया गया है, और तीसरा है समवर्ती सूची। यानी कह सकते हैं ऐसे कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें 3 सूची का चर्चा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूची है। कौन कौन सूची, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं। केंद्र सूची का मतलब कि जिसमें केवल कानून बनाने का अधिकार, या जिसमें केवल केंद्र का ही शासन हो, केंद्र का ही
उस पर शासन हो तो हम कहेंगे कि केंद्र सूची है, यानी केंद्र का उस पर अधिकार है। राजसूची, राजसूची कहने का मतलब कि वैसा विषय जिस पर केवल राज्य को अधिकार है कानून बनाने का या उस पर कुछ व्यवस्थित प्रावधान करने का, तो वो राजसूची। समवर्ती, जैसा कि आप लिख रहे हैं समवर्ती तीसरा, तो समवर्ती क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य भी अपना कुछ कानून बनाएगा, केंद्र भी कुछ कानून बनाएगा, यानी दोनों को मिलाकर जो बनाता है उसे कहते हैं समवर्ती। तो समवर्ती जो है केंद्र और राज्य दोनों का मामला है, राज्य केवल स्पेशल राज्य के लिए और केंद्र केंद्र के लिए। जैसा कि हमने यहाँ एक डाटा दिया है कि पूर्व जब अनुसूची का विवरण लिया गया शुरू में, तो 97 शुरू में केंद्र के पास मामले थे, विषय थे। उसी तरह से राज्य के पास 66 थे और समवर्ती के पास 47 थे। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम का जो डाटा है वर्तमान का, वो डाटा चेंज हो गया है, बदल चुका है। अभी डाटा क्या है कि केंद्र के पास अभी 100 विषय हैं। जैसे आप सुनते हो कि रेलवे केंद्र के अधीन आता है, बैंक केंद्र के अधीन आता है, जनगणना केंद्र के अधीन आता है। तो वैसे वैसे 100 विषय पर केंद्र को अधिकार दिया गया है। अब आता है राज्य। तो राज्य जो है, राज्य को पहले 66 था, लेकिन अब क्या किया कि 5 इसमें से घटा दिया गया और 5 हटा करके इसकी संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई है, 61 विषय राज्य को मिला है। वहीं हम देख रहे हैं कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती में पहले था 47, लेकिन राज्य का 5 विषय हटा करके इसको समवर्ती में ऐड कर दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षा, पर्यावरण, ऐसा मामला जो है वो समवर्ती में जुड़ गया है, 5 को ऐड हुआ है। तो वही 5 ऐड होने के बाद वर्तमान डाटा है 52। तो एग्जाम में डायरेक्ट अभी ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए 7वीं अनुसूची के तहत जो 3 सूची है उसमें राज्य में कितना भी विषय है, केंद्र के पास कितना विषय है और समवर्ती पर कितना विषय है। तो इस डाटा को आप याद रखिएगा और इसको साथ ही साथ कोई एक ढंग का पुस्तक पकड़ लीजिए और इस विषय पर और ढंग से तैयारी कीजिए और पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करा है कि नवा अनुसूची। नवा अनुसूची जैसा कि आप देख रहे हैं भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, विस्तार ढंग से समझना पड़ेगा। बहुत लोगों ने हमसे ये बात पूछा कि सर बाकी अनुसूची तो याद रह जाता है, नवा अनुसूची पता नहीं चलता है। तो नवा का कुछ विस्तार से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसके चलते क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो नवा अनुसूची क्या है? नवा अनुसूची, पहला ध्यान देने वाली बात है कि मूल जो 8 अनुसूची थी, 8 के बाद नवा ही एक ऐसा अनुसूची है जो प्रथम बार संशोधन करके जोड़ा गया। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि बताइए संविधान में संशोधन कर कर जोड़ा जाने वाला पहला अनुसूची कौन था? तो अनुसूची 9। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरा क्या है इसमें कि इसमें भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण, इसमें जो कानून था उस कानून में जो न्यायालय है, न्यायालय जो इस पर है, कोई भी कानून अगर बन गया है तो न्यायालय इस पे आदेश नहीं मान सकता है। जैसा कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में संपत्ति विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते होंगे एक नया डाटा आया 2007 में कि 7 का डाटा क्या है कि पहले इसमें चुनौती न्यायालय में नहीं दिया जा सकता था, लेकिन 7 के बाद डाटा आया कि नहीं, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। अगर किसी का अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सही नहीं है, तो अधिकार का उल्लंघन न हो, इसका चलते 7 से अब इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, पहले नहीं दिया जा सकता था। तो यही है भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 10 क्या कहता है कि दल बदल, जैसा कि नाम में ही छिपा हुआ है दल बदल, यानी कोई दल में है अभी बदल गया, जो अभी पार्टी में है, जीता हुआ सांसद है, विधायक है, जो भी है अभी दल में है, किसी पार्टी में है, उसको बदल देता है, तो वही है दल बदल। तो कितनी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। और इसको जोड़ा कब गया था ये भी डाटा याद रखना है। तो 52वां एक संशोधन हुआ था, 52वां एक संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में, और इसी के तहत दल बदल
जो है संशोधन लाया गया, 52वां संशोधन 1985 में। तो इसको याद रखिएगा कि दल बदल कैवा अनुसूची में है तो 10वां, या पूछ सकता है कि कैवा संशोधन में लाया गया तो 52वां, या ऐसे पूछ सकता है कि किस वर्ष लाया गया तो 1985। चलिए एक बार और हमने देखा है कि विस्तार रूप से और क्वेश्चन पूछ दिया था कि जब 52वां संशोधन 1985 लाया गया तो उस समय देश के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के जरूर बताइएगा कि दल बदल जो 52वां संशोधन 1985 लागू हुआ उसमें हमारे देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप पर हम छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज। पंचायती राज जैसा हम लोग जानते हैं ग्राम पंचायत, वही है पंचायती राज। तो गांव में जो पंचायती राज होता है स्थानीय स्वशासन, और शहरी में होता है नगर पालिका स्थानीय स्वशासन। तो 11वां अनुसूची जो है एक संशोधन हुआ था जिसका नाम है 93वां संशोधन। 93वां संशोधन 1993 में, जैसे कि हम लोग 93वां नहीं है, मिस्टेक हो गया, 73वां है। 73वां संशोधन 1993 में, जो इसके तहत ये पंचायती राज लाया गया अनुसूची 11 में। इसका चर्चा है। 73वां संशोधन था, वर्ष कब है तो 1993 में। और इसमें अभी वर्तमान में टोटल विषय कितने हैं तो 29 सब्जेक्ट को रखा गया है पंचायती राज के अंतर्गत। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज जो अनुसूची 11 में है, जो 73वां संशोधन 1993 में लाया गया, तो उसमें कितने विषय हैं कुल, याद नहीं रहता है लड़कन को, क्वेश्चन छोड़ देते हैं लोग। तो स्टूडेंट लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन न छूटे, आप लोग इसको विस्तार से एक बार दो बार ढंग से पढ़िए, उसके बाद कोई बुक पकड़िए, उसको गहन अध्ययन कीजिए। चलिए, तो 73वां 1993 हमने देख लिया, 29 विषय पर है, 11 आपका अनुसूची है और पंचायती राज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 12वां और अंतिम, 12वां अनुसूची एवं अंतिम अनुसूची। तो 12वां है नगर पालिका। जैसे मैंने बोले कि स्थानीय स्वशासन का जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें होता है नगर पालिका, और नगर पालिका भी आपका 1993 में ही हुआ था, लेकिन संशोधन चेंज था। वो हुआ था 74वां संशोधन, यहाँ मैं लिख देता हूँ 74वां संशोधन 1993, और इसके तहत आपको नगर पालिका के बारे में अध्ययन करना है अनुसूची 12 में, 74वां संशोधन 1993। अब इसमें बात उठता है कि विषय कितने हैं, तो इसमें 18 विषय की चर्चा है। तो दोस्तों हम लोग नगर पालिका को देखें, उसके बाद 18 विषय, पंचायती राज को देखे हमने 29 विषय। बारी बारी से कर मैंने प्रत्येक स्टेप को आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनुसूची को पूरी तरह से आज मैंने कंप्लीट किया। हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है या छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर आपसे एक गलती हुआ है, यहाँ छूटा है। क्योंकि होता क्या है कि बोलने के दौरान, लिखने के दौरान कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगला पार्ट लेकर के जो होगा उसको बेहतरीन ढंग से देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।